तो हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल GSM राशिद में। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई ठीक होंगे। तो आप लोग थंबनेल को देख के ही पता लगा लिए होंगे कि एक्चुअल में मैं क्या चीज़ पर आज डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत भाइयों का जो SMS था वो Redmi 7A, Redmi 8A, Redmi 8A डुअल, जो भी अभी न्यू क्वालकॉम चिपसेट पे फ़ोन आ रहा है ना, उसकी जो EMCP आईसी हो या कोई अदर UFS आईसी हो, ठीक है ना, कोई सा भी आईसी हो, जब आप उसे चेंज कर देते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम्स आ जाता है, सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, या आपका फ़ोन जो है ऑटो पोर्ट में ऑटो 9008 में चला जाता है, ऑटो इमरजेंसी डाउनलोड मोड में चला जाता है, या तो वो ऑन ही नहीं होता या ओनली वाइब्रेट करता है। तो ये क्या रीज़न हो सकता है, आज मैं टोटल इस वीडियोस में मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगा कि एक्चुअल में इसके अंदर का पंगा क्या है, फंडा क्या है, टोटल चीज़ आप लोगों को इसकी जो है इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, हो सकता है कि मैं इस वीडियोस में थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि मिस्टेक भी कर दूं, बट कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है और कोई बंदा इसे क्यों ऑन कर दे रहा है, ठीक है, तो वो मैं पूरा का पूरा आज डिस्कस करूँगा। क्यों वो ऑन कर दे रहा है, हमसे क्यों नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले आईसी को, किसी भी आईसी को अगर आप चेंज करते हो ना, तो सबसे पहले आईसी को चेंज करने के लिए, क्वालकॉम में आईसी को चेंज करने के लिए या मीडियाटेक में किसी भी सीपीयू में आईसी को चेंज करने से पहले आपको एक चीज़ को बहुत ही डीप लेवल में समझना पड़ता है। वो होता है एक हिडन फीचर जो कि हमारे फ्लैश आईसी के अंदर ही होता है, जिसका कि नाम होता है RPMB, जिसे हम लोग बोलते हैं रिप्लाई प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ व्हाट इज़, यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि मेरा टाइपिंग जो है थोड़ा स्लो है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ व्हाट इज़ RPMB, ठीक है। व्हाट इज़, मैंने RPMB लिखा, और जैसे मैंने यहाँ पर RPMB लिखा तो यहाँ पर आ चुका है रिप्लाई प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए, रिप्लाई का माना क्या होता है, आप समझना थोड़ा सा। अभी जो हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, हम आपसे कुछ बोल रहे हैं तो हम एक कमांड दे रहे हैं, अगर आप उधर से कुछ बोलते हो तो वो आपका रिप्लाई हो जाता है, और उसी रिप्लाई को प्रोटेक्ट करके रखता है किस में, तो आपके मेमोरी को, यानी उस रिप्लाई को प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी पूरे के पूरे मेमोरी ब्लॉक करके रखता है। यानी RPMB का फुल फॉर्म होता ही है कि जब भी कभी आप कोई सा भी इधर से कमांड दो ऑन होने का, तो पता चला कि आपके मेमोरी को ही ब्लॉक करके रख दिया है। वो बाद में समझोगे, वीडियोस को पूरा देखना, कहीं भागना मत, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को ना समझ पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को ओपन कर दे रहा हूँ, GSM होस्टिंग को ओपन कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप लोग देखो जरा, ठीक है। ये है एक लाइडर नाम का, ये है प्रोडक्ट सपोर्टर, अब किसका है हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे दिया है EasyJetAC प्लस, ठीक है ना, ऑफिशियल सपोर्ट सेशंस, यू कैन रिस्क हेयर योर क्वेश्चन एंड गेट आंसर रिकॉर्डिंग यूजिंग EasyJetAC प्लस। तो ये सपोर्टर जो है EasyJetAC का सपोर्टर है, और इसका नाम जो है वो लाइडर है, यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम लाइडर है। और ये जो ज्वाइनिंग डेट था इसका GSM होस्टिंग में, जब ये ज्वाइन हुआ था तो ये 2002 में ज्वाइन हुआ था, ठीक है। तो 2002 में, अभी कितना चल रहा है, तो 2022 चल रहा है, 2022 का महीना भी तो आगे बढ़ रहा है। समझ लो कि इनको तो ज्वाइन होने से मिनिमम तो अगर मान लेते हैं तो 20 साल से ऊपर हो गया, ठीक है। GSM होस्टिंग में इस बंदे ने जो है RPMB के बारे में कुछ यहाँ पर बातें कही है, द EMMC एंड UFS। अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझना, भाई मेरे यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं, छोटी सी बात है, बट ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा मैं। EMMC एंड UFS, EMCP ये क्या है, एक फ्लैश आईसी का टाइप है। क्या है ये? एक स्टोरेज का टाइप है, जो आपके जो आपका हार्ड डिस्क आप देखते हो ना, आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगता है, वो बेसिकली क्या करता है, एक डेटा को स्टोर करता है, ठीक है ना।
उसी तरह से हमारे फ़ोन के अंदर एक स्टोरेज लगी होती है जिसका कि अलग अलग टाइप होता है, eMMC, eMCP और UFS होता है। और उसी UFS के अंदर एक सेक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं RPMB का सेक्शन, ठीक है ना। और हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी RPMB का सेक्शन नहीं होता, हम लोग रीड राइट कर सकते हैं इजी वे में। लेकिन हमारे जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल की फ्लैश आईसी है, उसके अंदर जो है एक अलग टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं RPMB। अब ये RPMB क्यों यूज़ होता है, आप देखे होंगे आपका फ़ोन, अगर आपके फ़ोन को सिक्योर नहीं रखा जाए, आपका जो एप्लीकेशन वो रहता है तो आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर रहता है, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर कोई सा भी साइट से अगर डाउनलोड करने में सक्षम हो जाता है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपके रैम में इजी वे में उसे इंस्टॉल कर सकता है। तो RPMB क्या करता है, इन्हीं सब चीज़ से आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्टेड रखता है, ठीक है। और भी इसका RPMB का बहुत सारा काम है, ठीक है ना। और अभी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं कुछ अलग eMMC जो चेंज करते हैं ना उस लेवल पे मैं बात करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि eMMC एंड UFS मेमोरी चिप हैव एन एक्सेस प्रोटेक्ट सेक्शन सेल्स द RPMB, ठीक है ना। तो ये जो है, अगर मैं इसे ट्रांसलेट कर लूँ हिंदी में, देखिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो ये RPMB है, जो आपके सेल्स को जो आपके जो सेल्स है ना, जो आपका जो सेल्स है, और ये सारे के सारे सेल्स को यही RPMB आपका प्रोटेक्ट करके रखता है। जो SLC होता है और MLC, आपका जो एक eMMC और eMCP जो बनता है वो एक मेमोरी सेल से बनता है, और उस मेमोरी सेल के अंदर एक सेल के अंदर एक 0 और एक 1 जो डेटा है वो स्टोर होती है, ठीक है ना। तो जो आपका फॉर्मवेयर होता है, जो आपकी फाइल होती है, जो फ्लैश फाइल होती है, उसके अंदर पूरी की पूरी एक 0 और 1 की कोडिंग होती है, और वही कोडिंग एक सेल के अंदर स्टोर होती है। और हमारे फ़ोन के अंदर दो तरह के सेल, हमारे मेमोरी सेल के अंदर जो फ़ोन की मेमोरी होती है उसके अंदर दो सेल्स यूज़ किया जाता है, एक MLC एक SLC। तो MLC के अंदर जो होता है मल्टी लेयर सेल होता है, उसके अंदर 4 बिट्स होंगे और 2 0 और 2 1 का जो बिट है, जो डेटा है वो उसमें स्टोर होंगे। और वो जो होता है मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना रहता है। तो वही उसी सेल्स के अंदर जो होता है हमारा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टोर रहता है, यानी पूरा का पूरा फाइल स्टोर रहता है। तो उसी सेल्स को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, क्या, तो RPMB। अब इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझना भैया, थोड़ा सा भागना मत यार, क्योंकि बहुत ही काम का चीज़ है, आप लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है। तो भैया देखना यहाँ पे जरा सा, मैं यहाँ पे RPMB के बारे में कुछ थोड़ा सा डीप में जाऊँगा और कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। मैंने पहले ही बता दिया कि RPMB का फुल फॉर्म होता है रिप्लाई प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक, यानी आपके पूरे के पूरे रिप्लाई को ही ब्लॉक करके रख दिया है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखना सबसे पहले देखिए ओनली हैंडल क्या करता है, ओनली हैंडल बाय सिक्योरिटी की। आपके RPMB को ओनली फॉर हैंडल कौन करेगा, आपके RPMB से ओनली कॉन्फ़िगर कौन कर पाएगा, तो आपका CPU कर पाएगा। और CPU कैसे कर पाएगा, CPU को चाहिए एक सिक्योरिटी की जिसे बोलते हैं हम लोग SHA 256 एक एल्गोरिथम होता है। अब एल्गोरिथम मान सकते हो, कंप्यूटर के भाषा में अलग अलग का सूत्र, आप मैथमेटिक्स बनाए उसमें एक एल्गोरिथम एक सूत्र होता है, ठीक है, A+B का होल स्क्वायर, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से एक सिक्योरिटी की होता है, एक SHA होती है, और उस SHA के जरिए क्या करता है, एक अपने काउंटर वैल्यू से एक मैक कोड को जनरेट करके eMCP के SHA 256 एल्गोरिथम से ये भी एक काउंटर वैल्यू को जनरेट करता है। कौन, तो ये हमारा eMCP, कौन, तो eMCP या eMMC। और दोनों का जब मैक कोड मैचिंग हो जाता है उसके बाद RPMB से कम्युनिकेट कर पाता है हमारा CPU प्रॉपर तरीके से। क्या, हमारा CPU प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाता है, ठीक है ना। तो ये जैसे देखिए किसी भी फ़ोन में अगर, और उसके बाद जैसे ही आपके RPMB सेक्शन को ये कंट्रोल कर लेगा आपका होस्ट यानी आपका CPU, तो उसके बाद आपका RPMB का ही सब काम होता है CPU को ये बातें बताना कि हाँ भैया आप हमारे यूज़र के सेक्शन में आप हमारे मेमोरी सेल को एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर से सिस्टम फाइल, बूट इमेज फाइल और भी बहुत सारे फाइल को आप जो है लेके आप उस फ़ोन के अंदर यानी रैम के अंदर लोड कर सकते हो। रैम के अंदर डेटा लोड होगी तभी तो हमारा फ़ोन ऑन होगा भाई।
तो यही होता है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट इतना थोड़ा थोड़ा लेवल पे मैं बताऊँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो यही एक चीज़ होता है और यही प्रॉब्लम करता है जो आपकी जो ये है ना RPMB, जो Redmi 7 और 7A की जो फ़ोन है ना, इसमें जो सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड का जो मैसेज आता है, हम लोग क्या करते हैं, सिंपली IC को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं UFI बॉक्स में। मैं एक बार IC को भी लगा के दिखा दूँ, थोड़ा सा आप लोग भागना मत, ठीक है, आप लोग ज़रा देखना, पकड़ के रखना मुझे। तो मैं थोड़ा सा UFI जो है अपना लगा दे रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा लेट हो जाए, बट आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है, और वीडियोस को पूरा देख के जाना ताकि भागना मत, भागेगा तो बड़ी मार मारेंगे। थोड़ा सा मैं IC लगा ले रहा हूँ, बस ज़रा सा वेट करना दोस्त, ठीक है। और इसे ओपन कर ले रहा हूँ मैं फटाक से। अब ये हमारा जो है ओपन हो रहा है, जस्ट वेट करिएगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ बताएंगे यार, देखना वीडियोस को पूरा देखना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखना और भाग जाना, उसके बाद बोलेगा राशिद भाई क्या कुछ नहीं बताया। चलो अब इसको तो मैंने खोल लिया, अब इसे बड़ा कर लेते हैं और इस IC को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। पता नहीं IC हमारा बढ़िया है या नहीं है, अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो ठीक ही है, नहीं तो देखा जाएगा दूसरा IC लगा के। चलिए तो मैं दोबारा से जो है अपना आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ। अब ये IC में भी प्रॉब्लम्स हैं। चलो हटाओ इसको भी, अब इसको लगा के देख लेते हैं ज़रा। ये डेटा 5 कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन ये S2 की है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ये क्या करते हो, डायरेक्टली आप RPMB को क्लीन कर देते हो, ठीक है ना। और क्लीन करने के बाद एक इंजीनियरिंग फाइल चढ़ाते हो और उसके बाद अपने हैंडसेट को ऑन करते हो। तो आपका हैंडसेट ऑन क्यों नहीं होता है, समझ में आ रहा है क्यों नहीं होता है? मैं यहाँ पे एक पंगा बता देता हूँ। जो आप लोग ये RPMB देख रहे हो, ठीक है ना, जब तक आपका ओल्ड वाले जैसे MIUI 9 से फ्लैश है आपका हैंडसेट, ठीक है ना, MIUI 9 से फ्लैश है, तो आपका क्या है कि ये जो SHA है ना, ये SHA इसकी जो एल्गोरिथम है वो मैच करेंगी ये DevCFG जो फाइल है आपके पास, ये एक DevCFG इंजीनियरिंग फाइल जो होती है, ये इंजीनियरिंग फाइल देखिए, ये DevCFG डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बोल सकते हैं हम इसको। और इस फाइल के बारे में और भी आगे बताएंगे कि इस फाइल का क्या क्या महत्व होता है और क्या क्या काम होता है, और भी देखना, ठीक है ना। ये जो DevCFG फाइल है एक इंजीनियरिंग फाइल की, ठीक है ना, ये आपकी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जब भी कभी आप इसकी RPMB आप क्लीन कर देते हो तो इसका जो काउंटर होता है क्या हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसका जो काउंटर होता है वो क्लीन हो जाता है। और ये DevCFG फाइल क्या होता है कि वही आपका जो फेक काउंटर है वो फेक काउंटर को जनरेट करता है, और जब वो फेक काउंटर वैल्यू जनरेट होता है तो आपके eMMC में इस फेक काउंटर के द्वारा एक SHA 256 एल्गोरिथम को यूज करके, ये जैसे SDM कितना लगा है Redmi 7A में मुझे भी याद नहीं है, आप लोग बता देना। तो सेम वही CPU क्या उसके CPU के हिसाब से ही सेम उसी के तरह एक मैक कोड जनरेट कर लेता है, एक ये DevCFG फाइल को यूज करके, ये DevCFG फाइल को यूज करके एक फेक काउंटर वैल्यू को वो जनरेट कर लेता है, और उसी काउंटर वैल्यू के जरिए क्या करता है, एक मैक कोड भी जनरेट कर लेता है SHA 256 एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है ना। और ये मैक कोड इस CPU यानी SDM 439 कुछ ऐसे यूज किया गया है। तो 439 में जो SHA 256 एल्गोरिथम के थ्रू जो CPU मैक कोड को जनरेट करती है, जो सिक्योरिटी की जनरेट करती है, सेम की इस DevCFG फाइल से MIUI वर्जन 9 तक में आपका पॉसिबल है। अगर आप उससे ज़्यादा अपडेट कर दिए ना तो ये DevCFG फाइल आपके eMMC IC में वो वर्क नहीं करेगा, आपका जो CPU ही है वही अपडेट हो जाएगा। अगर आप CPU वाइज उसे फ्लैश किए तो CPU का जो है काउंटर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, जो ये जो CPU का जो काउंटर है ना वो चेंज हो जाएगा। और जब आप इसको जब आप इस फाइल से ओल्ड वाले इंजीनियरिंग फाइल को जब चढ़ाओगे
eMMC के अंदर, तो वो फाइल काम नहीं करेंगी। यहाँ पर कुछ अलग जो है काउंटर वैल्यू जनरेट कर देगा ये जो devcfg फाइल है। दोनों का जो काउंटर वैल्यू है वो टोटली एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब से ये MIUI 10 के ऊपर से जो भी Redmi 7A 8A Dual और ये सब आया ना, तो उसकी पूरी की पूरी जो काउंटर वैल्यू ही है वो ही चेंज हो गया बाय CPU, जैसा CPU को मिलना चाहिए था। जिस तरह के देखिए, अगर आप चेंज करना चाहते हो इसके हार्डवेयर को, इसके सेल्स को, तो ये दोनों की जो काउंटर वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। SHA तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये काउंटर सेम होना चाहिए। और ये काउंटर को कौन जनरेट करता है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हमारे फोन के अंदर, जिसे हम devcfg के नाम से जानते हैं। यही उस काउंटर वैल्यू को जनरेट करता है। और उसके बाद जब आपका काउंटर वैल्यू जनरेट होता है, तो जब दोनों का काउंटर वैल्यू सेम होगा तो सेम ही मैक कोड जनरेट करेगा। और जब सेम मैक कोड जनरेट कर देगा तभी जाके आपका RPMB जो है उस डेटा को रीड या राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कि आप RPMB अगर क्लीन कर दो तो वहाँ पर RPMB का जो है वो सारा का सारा फंडा ही क्लियर हो जाता है। वहाँ पे मैक कोड मैचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैक कोड हमेशा मैचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मैक कोड मैचिंग आप कोई काम ही नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपका CPU कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाएगा आपके फ्लैश IC से। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो अब चलिए devcfg के बारे में बता दिए कि devcfg ये बेसिकली एक फेक काउंटर वैल्यू जनरेट करता है। ये डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती है। और भी मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा हूँ नोटपैड में, इसके बारे में बता देते हैं। जो devcfg फाइल होता है ये हमेशा एम्बियन फॉर्मेट में होता है। आप लोग देखो, ये टाइप्स ये क्वालकॉम में ही होगा और किसी में नहीं होगा। ये टाइप्स में जब देख रहे हो तो एम्बियन फाइल टाइप्स में दिख रहे हो, ये एम्बियन फाइल है। इसका फॉर्मेट क्या है? ये एम्बियन है। ये एम्बियन फाइल का काम क्या क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ। ठीक है, एम्बियन बेसिकली क्वालकॉम चिपसेट पे काम करता है और सैमसंग के डिवाइसेस में जो भी क्वालकॉम CPU जिस डिवाइसेस में लगा है उसकी जो फाइल, जो बूटिंग की फाइल होती है, ठीक है ना, वो एम्बियन फाइल होती है। और एम्बियन फाइल बेसिकली क्या करती है? फ्लैश ऑफ सोर्स देता है, फ्लैशिंग का सोर्स देता है, प्लस आपको बूटिंग का भी काम यही करवाता है। और एम्बियन का फुल फॉर्म, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मल्टी बूट IMG होता है और मल्टी बाइनरी फर्मवेयर भी होता है इसका नाम। ठीक है ना, IM होता है मल्टी बूट बाइनरी। ठीक है ना, मल्टी बूट बाइनरी फर्मवेयर इसे बोल सकते हैं। और ये जो एम्बियन फाइल है हमें अनलॉकिंग में भी हेल्प करता है, फ्लैशिंग में भी हेल्प करता है, eMMC चेंज जब करते हैं उसमें भी हेल्प करता है, eMMC जब अपग्रेड करते हैं उसमें भी हेल्प करता है। तो ये अलग अलग एम्बियन फाइल का अलग अलग रोल होता है। तो मैंने बताया कि eMMC चेंज में कौन सी एम्बियन फाइल काम करती है। तो devcfg फाइल काम करती है आपकी eMMC चेंज में, जो कि आपके RPMB सेक्शन में जो काउंटर होता है वो फेक काउंटर वैल्यू को जनरेट करता है। तभी जाके आपका CPU जो है कॉन्फ़िगरेशन कर पाता है आपके SHA से, और उसके बाद आपके RPMB सेक्शन से होते हुए यूज़र के सेक्शन में वो एंटर करता है। और उसके बाद आपके रिप्लाई को वो आपका RPMB लेता है और लेने के बाद जो स्टोरेज होता है, जो लून होता है, लून से फाइल को उठा के रैम में लोड करना होता है। ठीक है, और एक होती है हमारी यहाँ पर देखिए प्रोग्राम eMMC फायरहाउस फाइल। ये बेसिकली एक लोडर फाइल होती है, एक बूट फाइल होती है। जब भी कभी हम फ़ोन को अपग्रेड, फ्लैश, फॉर्मेट, अनलॉकिंग, FRP रीसेट करते हैं तो इस फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी एक एम्बियन फाइल है। ये एम्बियन फाइल जो होता है हमारे सिस्टम इमेज को लोड होने से पहले हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर लोड होती है। सबसे पहले इसी का फंक्शन इंटरनली हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियोस में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियोस पसंद आया होगा तो मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से यूज़फुल वीडियोस लाते रहूँगा, कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का दिल से बहुत धन्यवाद, और सपोर्ट हमें ज़रूर